बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज़, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सेकंड डिविजन्स को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ही को डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जब भी हम कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्चुअली वो पॉइंट ही एमसीक्यूज होगा। इसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी आएंगी, जैसे एसी जनरेटर में एक इक्वेशन है और कुछ इक्वेशंस ट्रांसफार्मर में है। बाकी तमाम पॉइंट्स इसके एमसीक्यूज के तौर पर ही याद रखिएगा। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आप सबको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या करंट जनरेटर कौन सा डिवाइस होता है। दैट इज अ डिवाइस which converts the mechanical energy into the electrical energy। तो that's why अब याद रखिएगा किसको कन्वर्ट कर रहा है जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट जनरेटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम पढ़ रहे हैं कि जब भी फ्लक्स का चेंज आएगा, ये फ्लक्स का चेंज ईएमएफ की शक्ल में अपेयर होता है। ये फ्लक्स का चेंज आएगा कैसे? जब भी हम किसी मैकेनिकल सोर्स से इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, तो ड्यू टू द रोटेशन चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ की शक्ल में अपेयर होगा। दैट्स व्हाई ये हमारे पास इसका अगला एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या होगा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगी जी? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिक कंपोनेंट्स में हमें दो मैग्नेटिक पोल्स चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल है जो वाउंड की जाती है आयरन सिलेंडर के ऊपर। इसके अलावा इसमें स्लिप रिंग्स हैं, दो कार्बन ब्रशेज हैं। याद रखिएगा कार्बन ब्रशेज स्टेशनरी होते हैं और वो कनेक्ट किया जा रहा होता है लोड से। तो इसका मतलब है इसका अगला पार्ट क्या हो गया? लोड। लोड के लिए भी एक पॉइंट याद रखिएगा, लोड कौन सा पार्ट है? लोड एसी जनरेटर का वो पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। और इसके अलावा हमें यहां पर कोई मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स चाहिए ताकि हम इस कॉइल को रोटेट कर सकें। ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे। अगर हम आते हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों होती है, तो इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। हमने पढ़ा जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मोशनल ईएमएफ आती है। दैट्स व्हाई इसमें भी एट द सेम टाइम 1, 2, 3 एंड 4 रॉड्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई इसमें भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से आती है। दैट्स व्हाई अगला पॉइंट याद रखिएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये वही डायरेक्शन होगी जो चार्जेस इनसाइड द वायर पर मैग्नेटिक फोर्स की शक्ल में अपेयर हो रही होगी। और ये कैसे मेजर किया जाता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 में कि ये मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू द Q इनटू द V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। अगर हम ये वाला राइट हैंड पाम रूल इस जगह पर अप्लाई कर दें तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन डिफाइंड हो सकती है। आपको नजर आ रहा है साइड ए जो है वो इनसाइड मूव कर रही होगी, ये इसकी वेलोसिटी है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी की साइड पर मैंने थंब प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड की साइड पर मैंने राइट हैंड फिंगर्स रखी। राइट हैंड पाम का जो नॉर्मल होगा वो किस चीज को बताएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस को। दैट्स व्हाई चार्जेस मूव कर जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द एंड बी। सिमिलरली दूसरी साइड के ऊपर फोर्स कैसे लग रही होगी? अगर साइड ए इनसाइड मूव कर रही है तो साइड डी आउटसाइड मूव कर रही होगी। दैट्स व्हाई इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करता हूं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स। तो पाम बता रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस को, जो कि एक्ट कर रही है फ्रॉम द एंड सी टुवर्ड्स द एंड डी। दैट्स व्हाई ये इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो हमें नजर आ रहा है कि इसमें ए बी और सी डी साइड पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ऑब्वियसली फोर्स डी ए और सी बी साइड पर भी लगेगी।
लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द वायर नहीं होगी, दैट्स व्हाई इसका कोई नेट कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा। दिस मीन्स दैट जब हम ईएमएफ लेना चाहेंगे तो ईएमएफ अक्रॉस द साइड AB VBL sin थीटा, ईएमएफ अक्रॉस द साइड CD VBL sin थीटा, दैट्स व्हाई फार्मूला हो जाएगा 2 VBL sin थीटा। एक और एमसीक्यूज हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द नेट ईएमएफ इन एसी जनरेटर क्या होगा, तो वुमन स्टूडेंट VBL sin थीटा लिख देते हैं, क्योंकि बार बार ये फार्मूला याद रखा हुआ है। यहां पर आंसर 2 VBL sin थीटा होगा। और अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बाउंड किए हुए हैं तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है हम कॉइल इसमें रोटेट करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई अगर हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में कन्वर्ट करें तो यहां पर हम v इज इक्वल टू द r ओमेगा की वैल्यूज लगा दें, तो यही एक्सप्रेशन n ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ओमेगा t लिखा जा सकता है। थीटा क्या है? थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये भी एक एमसीक्यूज है। इसके अलावा हम थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ओमेगा क्या है? ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, और ओमेगा के लिए हम एंगुलर स्पीड का वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर हम ओमेगा की फर्दर वैल्यूज रिप्लेस करें तो यही फॉर्मूला n ओमेगा AB साइन ऑफ 2 पाई FT के बराबर हो जाएगा। हमें P की EMF कब मिलेगी? जब V और B के दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। दैट्स व्हाई ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो P की EMF की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी? दैट इज n ओमेगा AB। सिंपली हम इसे नवाब के साथ भी याद रख सकते हैं, तो डेट्स व्हाई याद रखिएगा P की EMF का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज नवाब n ओमेगा AB। P की EMF कब मिलेगी? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। एक और एमसीक्यूज हुआ, अगर मुझे इंड्यूस करंट की वैल्यूज लेनी है तो सिंपल ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। इंड्यूस करंट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई फॉर्मूला बनेगा I नॉट साइन थीटा। इसका मतलब है एसी जनरेटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट बोथ आर द साइन फंक्शन, साइन की वेरिएशन से चेंज होंगे। जी, इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखो हमें नजर आ रहा है कि जब हम थीटा 0 लेंगे, थीटा क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल, तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें बाकी पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हम डिफरेंट फॉर्मेशन से पूछे जा सकते हैं। ईएमएफ या करंट कब 0 होगा? हमने कहा जब थीटा 0 होगा। इस बात को हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कब पैरेलल होंगी? जब प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। लास्ट टॉपिक में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल होगा पोल फेसेस से। तो बात इस तरह से भी ड्राइव हो सकती है। इस सिचुएशन पर हमने पढ़ा था प्लेन ऑफ कॉइल अगर परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, चैप्टर नंबर 14 में, उस वक्त टॉर्क 0 हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट पर टॉर्क 0 होगा। और अगर प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के हो तो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल में से पास कर रहा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट फॉर्मेशन से पूछे जा सकते हैं। डेट से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये पॉइंट्स आपने याद रखने एमसीक्यूज के लिए। ये थीटा लाजमी नहीं 0, इसमें अगर हम साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी करें तो ये 180 भी हो सकता है और 360 पर भी यही ऑप्शंस जस्टिफाइड होंगी। इसी का सेकंड पॉइंट है, अगर थीटा 90 डिग्री बन जाए तो अभी हमने पिछले बोर्ड पर डिस्कस किया, उस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम होगी, डेट इज इक्वल टू द नवाब, और करंट भी मैक्सिमम होगा। इसके डिफरेंट फीचर्स और डिस्कस करते हैं। इस सिचुएशन के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ द कॉइल जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, और अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर होगी पोल फेसेस के। अगर प्लेन ऑफ अ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में पढ़ रहा है, उस सूरत में टॉर्क मैक्सिमम होगा, व्हाइल इन दिस सिचुएशन फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। दैट्स व्हाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। लाजमी नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री हो, इसके अलावा ये एंगल 270 भी हो सकता है।
इसमें सिवाय एक चेंज आएगा कि यहां पर ईएमएफ मैक्सिमम तो होगी लेकिन नेगेटिव होगी, बाकी सारे फीचर एज इट इज वैलिड रहेंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर हम इसका वेव फॉर्म बनाएं, वाई एक्सिस के ऊपर हम ईएमएफ या करंट की वैल्यूज लेंगे, जबकि एक्स एक्सिस पर हम टाइम एक्सिस मानते हैं, टाइम की वैल्यूज ले रहे हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि करंट ऑल्टरनेट कर गया एक साइकिल में एक दफा। ये मैंने एक साइकिल की फिगर बनाई हुई है, तो आपको नजर आ रहा है कि करंट एक साइकिल में एक दफा ऑल्टरनेट कर रहा है। तो अगला एमसीक्यूज, एसी ऑल्टरनेट्स इट्स डायरेक्शन वंस इन वन साइकिल। आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। इसका मतलब है अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि एसी एक सेकंड में कितनी दफा ऑल्टरनेट करेगा, तो आंसर क्या होगा, एफ टाइम्स। एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन एफ टाइम्स पर सेकेंड। जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर की चॉइस लेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो एसी हमारे घरों में सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। दैट्स व्हाई एक सेकंड में एसी कितनी दफा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाते हैं। तो अगला टॉपिक है डायरेक्ट जनरेटर का। जैसे आपने देखा एसी जनरेटर में हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, वही हमारे एमसीक्यूज थे। तो डायरेक्ट जनरेटर में भी हम यही काम करेंगे। डेफिनेशन और प्रिंसिपल जो है डायरेक्ट जनरेटर का वो वैसा ही है जो एसी जनरेटर का है। डायरेक्ट जनरेटर भी किसको कन्वर्ट करेगा, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होगा। तो बात याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट जनरेटर जो होगा वो सेम कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल में होता है एज दैट ऑफ एसी जनरेटर। इसमें एक चेंज जरूर होगा, वो चेंज है विद ओनली डिफरेंस दैट स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय द स्प्लिट रिंग्स। इस स्प्लिट रिंग को हम इसके अलावा कम्यूटेटर भी बोलते हैं। अगर हम एक स्लिप रिंग को दो हिस्सों में कट कर दें तो ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहलाता है। किसने बनाया था, विलियम स्टर्जन ने। कम्यूटेटर कहते किसे हैं, कम्यूटेटर क्या करता है जी, कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या है, दैट प्रिवेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग। ये करंट की जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी उसे प्रिवेंट करवाएगा। दैट्स व्हाई हम इसे डायरेक्ट करंट जनरेटर बोल रहे हैं। हमारे पास जो आउटपुट होगी डीसी जनरेटर की वो लाइक दैट बनेगी। आप देखिएगा इसमें हुआ क्या, ये जो हमारे पास नेगेटिव साइकिल आया था वो एलिमिनेट हो जाएगा और सारे के सारे साइकिल हमें किस जगह पर मिल रहे होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। दैट्स व्हाई हमने डायरेक्शन रिवर्स होने से इसको बचा लिया। और इसके लिए कौन सा डिवाइस हमने यूज किया, कम्यूटेटर। अब अगला क्वेश्चन रेज होता है कि ये अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये पल्सेटिंग डीसी आ रहा है, तो इसे हम रिमूव कैसे करेंगे। तो इस फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए फ्लक्चुएशन इन आउटपुट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मेनी कॉइल रादर देन अ सिंगल कॉइल। हम एक कॉइल की बजाय बहुत सारी कॉइल यूज करेंगे। ये बात भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि डीसी जनरेटर के अंदर हम फ्लक्चुएशन कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग द मेनी कॉइल्स। हर कॉइल का हम अलग-अलग कम्यूटेटर अटैच करेंगे और इसमें से हम करंट को सिर्फ उस वक्त आउटपुट पर टैप करेंगे जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को रीच कर रहा होगा। दैट्स व्हाई अब जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी वो लाइक दैट बनेगी। इसी वेव फॉर्म को हम स्मूथ डीसी बोलते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की साइड पर। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। जनरेटर एसी हो या डीसी हो उसमें बैक मोटर इफेक्ट आता है। बैक मोटर इफेक्ट की वजह क्या है, इट इज काउंटर टॉर्क। काउंटर का लफ्जी मतलब होता है अपोजिंग, दैट अपोज द रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल। ये काउंटर टॉर्क है जो अपोज कर रहा होगा रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल को। काउंटर टॉर्क क्यों आता है, ड्यू टू द कपल ऑफ द फोर्सेस। ये कपल ऑफ द फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रहा है। कपल ऑफ फोर्सेस कैसे लगेंगी, अगर हम एसी जनरेटर का बेसिक फिगर डिस्कस कर रहे हैं तो हमने देखा कि उसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया
और जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उस पर फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है। इस फोर्स की डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड पाम रूल से डिटरमाइन करते हैं तो हमें नजर आ रहा है इस साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की साइड पर राइट हैंड फिंगर्स, थंब बता रहा है करंट को, तो राइट हैंड की पाम का नॉर्मल बता रहा है फोर्स को, तो ये फोर्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगी। इस साइड पर ये फोर्स देखते हैं कि ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। राइट हैंड का थंब बताएगा करंट को, राइट हैंड की फिंगर्स बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को, राइट हैंड की पाम का नॉर्मल बता रही है फोर्स को, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लग रही है। दैट्स व्हाई आपको नजर आया कि ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज थी, जबकि इन दो फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई हमने कहा कि ये काउंटर टॉर्क होगा जो रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा। इसलिए हमने इसका जो फॉर्मूला लिखा वो हमने मोटर प्रिंसिपल वाला लिखा, टॉ इज BINA कॉज ऑफ एल्फा। ये जो टॉ है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब याद रखिएगा MCQs, अगर हम कोई लोड अटैच नहीं करते तो करंट जीरो होगा, इसका मतलब है बैक मोटर इफेक्ट भी जीरो लिया जाएगा। अगर हम लोड की वैल्यूज को इंक्रीज कर देंगे तो करंट का मतलब है कि टॉर्क भी बढ़ चुका होगा। अपोजिशन बढ़ने का मतलब है कि हमारे पास अगर हम वेलोसिटी को या एंगुलर स्पीड को यूनिफॉर्म रखना चाह रहे हैं तो हमें मोर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो मोर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर एक्चुअली एग्जैक्टली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड कर रहा होता है। अब हम चलते हैं जी अगले इलेक्ट्रिकल डिवाइस की साइड पर, दैट इज नोन एज डीसी मोटर। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब है जनरेटर से रिवर्स होगा। ये एक MCQs है, याद रखिएगा। मोटर में किस चीज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसका अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया मोटर प्रिंसिपल, तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डीसी मोटर में होगा क्या, जब भी हम बैटरी लगाकर सोर्स लगाकर करंट फ्लो करवाएंगे तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगी ड्यू टू द कपल ऑफ द फोर्सेस। तो दैट्स व्हाई वर्किंग प्रिंसिपल है टॉ इज इक्वल टू द BINA कॉज ऑफ एल्फा। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मोटर इज सेम एज द डीसी जनरेटर। आपको फिगर में नजर आ रहा है हम कुछ चेंजेस करते हैं और वही डीसी जनरेटर डीसी मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमने पहली रिप्लेसमेंट क्या की, हमने यहां पर लोड को रिमूव करके सोर्स ऑफ करंट लगा दिया। सेकंड वन, हमें यहां पर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करनी, बल्कि यहां से आउटपुट को मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर्ड कर रहे होते हैं। तो ये दो चेंजेस करेंगे तो डीसी जनरेटर जो है वो डीसी मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन सेम एज डीसी जनरेटर होती है। इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स का अब यहां पर रोल क्या होगा, कम्यूटेटर रोटेशन को स्मूथ रखेंगे, कम्यूटेटर रोटेशन को एक ही डायरेक्शन में रखेंगे। दैट्स व्हाई ये कॉइल, ये आर्मेचर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। इसमें अगली बात याद रखिएगा, हम यहां पर परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होती हैं उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं वो फील्ड कॉइल होगी। तो अगला MCQs याद रखिएगा, कौन सी कॉइल फील्ड कॉइल्स होती हैं, वो कॉइल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होती हैं। अब यहां पर हमारे पास दो कॉइल्स आ गई, वन इज द आर्मेचर कॉइल, वो कॉइल जो रोटेट कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक पोल। फील्ड कॉइल जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज हो रही हैं। इन दोनों को किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग। तो दैट्स व्हाई इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यूटिलाइज करते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अटैच करते हैं और फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं।
जैसे हमने पढ़ा कि जनरेटर में बैक मोटर इफेक्ट आता है, सिमिलरली मोटर में बैक जनरेटर इफेक्ट आएगा। इसे हमारी बुक में बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स लिखा हुआ है। हम इसके अलावा इसे बैक जनरेटर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बैक जनरेटर इफेक्ट की वजह क्या है? EMF induced due to the changing flux which opposes the EMF running the motor। जब भी हमने मोटर को रन करने के लिए कोई EMF प्रोवाइड की तो मोटर का कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो फ्लक्स का चेंज इसमें एक EMF इंड्यूस करेगा, और अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ ये EMF हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉज को क्या कर रही होगी? अपोज कर रही होगी। दैट्स व्हाई यहां पर नेट EMF क्या बनेगा? दैट इज द V माइनस E। V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। E का मतलब क्या है? दैट इज द बैक EMF। ओहम्स लॉ अगर हम अप्लाई कर दें तो V माइनस E किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज द IR के बराबर आ जाएगा। ये बैक EMF किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? तो अभी हमने डिस्कस किया ये जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है उसको अपोज कर रहा होगा, और ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। या हम सिंपल कह सकते हैं बैक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मोटर। अगर हम यहां पर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये EMF का फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई अप्लाइड वोल्टेज जो है बैक EMF प्लस IR के बराबर निकलेगा। इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसकी इक्वेशन को जस्टिफाइड करते हैं और फिर उसमें कुछ पैरामीटर डिस्कस करके उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं। जी, पिछले एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास करंट की वैल्यूज बन रही है अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक EMF ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर हम यहां से तीन पैरामीटर्स देखें और ये तीनों पैरामीटर्स 1 बाय 1 MCQs बनेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मोटर इज जस्ट स्टार्ट। मोटर जब जस्ट स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली उसमें फ्लक्स का चेंज ऑलमोस्ट जीरो निकलेगा। दैट्स व्हाई बैक EMF जीरो होगी। इस सिचुएशन पर करंट की वैल्यूज जो होगी वो मैक्सिमम निकलेगी। EMF को अगर हम जीरो कर दें तो एक्सप्रेशन जो है वो V बाय R के बराबर आ जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड MCQs, मोटर इज रनिंग विद नॉर्मल स्पीड। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं मोटर इज रनिंग विद मैक्सिमम स्पीड। आपको पता है कि हमारे पास स्पीड के साथ बैक EMF की वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। दैट्स व्हाई अगर हम स्पीड को मैक्सिमम करेंगे तो बैक EMF भी मैक्सिमम हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहां पर जो रनिंग सिचुएशन पर करंट की वैल्यूज निकलेगी वो यही एक्सप्रेशन से निकलेगी, अप्लाइड वोल्टेज माइनस द बैक EMF ओवर द R। दैट्स व्हाई हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि स्टार्ट में जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त करंट ज्यादा कंज्यूम होगा एज कंपेयर टू द रनिंग विद नॉर्मल स्पीड। इसका तीसरा पॉइंट है और तीसरा MCQs है, अगर हम मोटर को ओवरलोड कर दें, मोटर को ओवरलोड करने से होगा क्या? यहां पर स्पीड डिक्रीज कर जाएगी मोटर की, और अगर स्पीड डिक्रीज कर गई तो उसका बैक EMF भी डिक्रीज कर जाएगा। बैक EMF डिक्रीज करने का मतलब है करंट इंक्रीज कर जाएगा। देखा होगा आपने, अक्सर आप अगर जॉयलैंड में जाएं तो किसी भी झूला लेते हुए आपने देखा होगा कि वहां पर जो भी इंतजामिया है उस झूले में कुछ लिमिटेड बच्चों को ही बैठाती हैं। वो लोड एक खास वैल्यू से ज्यादा नहीं होने देती, क्योंकि अगर आप उस झूले को, उस मशीन को, उस मोटर को ओवरलोड कर देंगे तो वहां पर एक्चुअली करंट के बढ़ जाने की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये बर्न कर देगा मोटर को। तो ये हमारे पास इसके तीन पॉइंट्स हैं और ये तीन ही MCQs हैं इसमें। इसी पॉइंट को मैथमेटिकली समझने के लिए हम एक MCQs भी डिस्कस करते हैं। व्हेन बैक EMF मोटर इज 22.5 वोल्ट, ये इसका बैक EMF है। अप्लाइड वोल्टेज इज 24 वोल्ट, ये अप्लाइड वोल्टेज है। रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम दी गई है। आपने बताना है स्टार्ट का करंट क्या होगा और जब मोटर नॉर्मल स्पीड मूव कर रही है तो उस वक्त कितना करंट कंज्यूम करेगी। थोड़ा पैरामीटर क्लियर करने के लिए ये हमारे पास MCQs डिस्कस कर रहे हैं। देखें, हमने ऑलरेडी लिखा स्टार्ट पर करंट क्या होगा, डेट इज V बाय R। वजह क्या हुई? बैक EMF जीरो थी, डेट्स वाई इसमें जीरो वैल्यूज लगाई तो V बाय R। अब आपने सिंपल अप्लाइड वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देना होगा? रेजिस्टेंस से। तो जो आंसर है वो 1.2 एम्पेयर निकल आएगा। लेकिन अगर हम
मोटर की नॉर्मल स्पीड पर रन होते हुए करंट की वैल्यूज लेंगे तो आप बैक ईएमएफ फैक्टर भी अप्लाई होगा। दैट्स व्हाई अगर हम अप्लाइड वोल्टेज से बैक ईएमएफ के फैक्टर्स को माइनस कर दें और रेजिस्टेंस से इसे डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास आंसर है वो 2.5/20 दैट इज ऑलमोस्ट 0.1 पेयर निकल आएगा। तो इस एक्सप्रेशन से भी हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि मोटर को जब जस्ट स्टार्ट किया जाए करंट की वैल्यू ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू जब मोटर नॉर्मल रनिंग स्पीड पर मूव कर रही होती है। हमारे पास अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस है? That is an electrical device which changes the given alternating EMF to the larger or smaller alternating EMF। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग एसी डिवाइस है, डीसी ट्रांसफार्मर का कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं होता। यह पहला पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। एक बात और एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, इस डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसफार्मर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। जबकि अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दैट्स से अगर अभी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास इन चार ऑप्शन में से कौन सा डिवाइस डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए है डीसी मोटर, ऑप्शन बी है एसी जनरेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है गिल्वानोमीटर। तो स्टूडेंट फौरी तौर पर गिल्वानोमीटर की ऑप्शन पर जाएंगे, जबकि आपको नजर आ रहा है जनरेटर, मोटर, गिल्वानोमीटर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हमारे पास इस वक्त द बेस्ट ऑप्शन होगी ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहां पर एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रही। इसमें याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये इसका अगला एमसीक्यूज हो गया। ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में एक कॉइल होगी जिसे हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। कौन सी कॉइल होगी प्राइमरी? जिस पर पावर सप्लाई की जाती है। तो एक और एमसीक्यूज याद रखिएगा, हम कौन सी कॉइल के ऊपर पावर सप्लाई करते हैं, तो दैट इज प्राइमरी कॉइल। दूसरी कॉइल जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल पर क्या करते हैं, हम पावर डिलीवर्ड करवा रहे होते हैं, तो दैट्स व्हाई सेकेंडरी कॉइल पर पावर डिलीवर्ड होती है। और इसका तीसरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है दैट इज कोर। कोर क्या कर रहा होता है? कोर फ्लक्स लिंकेज करता है, फ्लक्स कपलिंग करता है, और ये फ्लक्स कपलिंग जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई यूजुअली हम कोर जो है वो आयरन का यूज करते हैं। फ्लक्स कपलिंग मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमम का मतलब यह है कि जितना फ्लक्स का चेंज प्राइमरी कॉइल में आएगा ऑलमोस्ट उतना ही चेंज कहां पर जाकर कपल होना चाहिए, वो सेकेंडरी कॉइल में जाकर कपल होना चाहिए। एक बात आपको वादे तौर पर नजर आ रही है यहां पर कि ट्रांसफार्मर में जो कॉइल्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, जबकि ये आपस में किस पैरामीटर से लिंक्ड अप होंगी, तो ये किस पैरामीटर से लिंक्ड अप होती हैं? मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। तो ये एक और एमसीक्यूज आ गया, ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा बल्कि ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगी। हमारे पास अगर हम बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करें ट्रांसफार्मर की with the help of the mutual induction and the self induction phenomena, तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी का फॉर्मूला बराबर निकलेगा नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। हम इस रेशो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी बोलते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो यहां पर हम दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। नंबर वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी लार्जर होंगे नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल के। इक्वलिटी की दोनों साइड के रिलेशन सेम होते हैं, इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी भी लार्जर होगी वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी के। दिस मींस दैट करंट अक्रॉस द सेकेंडरी जो होगा वो लेस निकलेगा करंट अक्रॉस द प्राइमरी के। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये करंट का रिलेशन कैसे आया। सेकंड टाइप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन करना है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इक्वलिटी की दोनों साइड के रिलेशन सेम होने चाहिए, दैट्स व्हाई वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। दिस मींस दैट सेकेंडरी कॉइल का करंट ज्यादा निकलेगा, प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा। ये कुछ पैरामीटर्स में चेंज है, ये सिंपल एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपको याद रहने चाहिए। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, इन बोथ सिचुएशंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट के बराबर होती है। अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होगा जिसमें पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगी। अगर हम वैल्यूज अप्लाई कर दें, पावर इनपुट पावर आई वी के बराबर होती है। इनपुट का मतलब है हम करंट भी प्राइमरी का लेंगे, वोल्टेज भी प्राइमरी की लेंगे। पावर आउटपुट करंट इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। अगर हम यहां पर Vs ओवर Vp की रेशियो लेना चाहें तो ये Is इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट्स व्हाई वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी शुड बी इक्वल टू द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय द करंट थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। ये बात हमने अभी लास्ट में डिस्कस भी की थी, जिसमें हमने कहा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी लार्जर होगी वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी से, तो करंट अक्रॉस द प्राइमरी लार्जर होगा एज कंपेयर टू द करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। दैट्स व्हाई इन तीनों पैरामीटर्स को मिलाकर हम एक फार्मूला जनरलाइज करते हैं, NS ओवर NP इक्वल टू द VS ओवर VP इक्वल टू द IP ओवर IS। इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ टाइम MCQs आ सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। याद रखिएगा जो टर्न्स रेशियो होगी वही वोल्टेज रेशियो होगी, लेकिन जो टर्न्स रेशियो होगी करंट रेशियो उसकी इनवर्स ली जाएगी। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ट्रांसमिशन लॉसेस में हमें पता है जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे होते हैं तो उसमें हीटिंग लॉस आता है, और हीटिंग लॉस I² RT के बराबर होगा। दैट्स व्हाई हीटिंग लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो हीटिंग लॉस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया ऑफ अ कॉइल। इसका मतलब है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें एरिया को लार्जर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम लार्ज कर दें एरिया को तो इसकी कॉस्ट ऑफ अ कॉइल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सेकंड फैक्टर है H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के। इसका मतलब है अगर करंट बढ़ रहा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होगा। अगर हमें हीट लॉस एनर्जी को कम करना है तो करंट को कम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टू रिड्यूस द करंट वी विल यूज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमने ये पैरामीटर अभी डिस्कस भी किया है, तो दैट्स व्हाई हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके इसकी ट्रांसमिशन लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सेकंड लॉसेस आते हैं जिसे हम पावर लॉसेस बोलते हैं, हम इसे कोर लॉसेस भी कहते हैं। प्रैक्टिकली वैसे ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट जो है वो पावर आउटपुट के बराबर नहीं होगी, बल्कि पावर इनपुट जो है वो लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द पावर आउटपुट। कुछ पावर लॉसेस जरूर आएंगे, वो पावर लॉसेस की वजह क्या है अभी डिस्कस करते हैं। एक MCQs को जरा ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, तो हम अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज और करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहे, वो वेरी कर रहे हैं। अगर आइडियल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा पावर कांस्टेंट रहेगी। हम अभी लास्ट में भी डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में दो पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, पावर एंड फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो अब पावर का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि अब सिर्फ एक ही फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। पावर लॉसेस में सबसे पहला जो लॉस है वो एडी करंट है। एडी करंट क्यों आता है? कोर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा होता है फ्रॉम द प्राइमरी टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, तो वहां पर ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। पूरी की पूरी कोर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ वो अपनी कॉज को अपोज कर रहा होता है।
तो डेट्स वाई ये लॉस हमारे पास क्या कहलाएगा, एडी करंट कहलाएगा। याद रखिएगा 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए। एडी करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन अ कोर विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। एडी करंट की कॉज क्या है, ये हीटिंग लॉस लेकर आता है। एडी करंट को रिड्यूस कैसे किया जाएगा, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए वी यूज लैमिनेटेड लेयर्ड कोर। एक्चुअली हम सॉलिड ब्लॉक बनाने की बजाय थिन शीट्स लेते हैं आयरन की और उसे लैमिनेटेड करके स्टैकअप कर देते हैं। तो इस तरह से हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके सेकंड लॉस को डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉस है जी हिस्टेरेसिस लॉस। हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो ऑल्टरनेटिंग फिनोमिना है। डेट से आप देखें कंटिन्यूसली कोर के अंदर कभी करंट बढ़ रहा होगा, डिक्रीज करेगा, फिर करंट बढ़ रहा होगा, फिर करंट डिक्रीज कर रहा है। डेट्स व्हाई कंटिन्यूसली कोर मैग्नेटाइज हो रहा होगा और फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा। इस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस आता है उसे हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। इस हिस्टेरेसिस लॉस का कॉज क्या होगा, दैट इज आल्सो कॉज द हीटिंग लॉस। इसको कैसे रिमूव करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन टू मेक द कोर। हम कोर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। वजह, बिकॉज हम पढ़ आए कि सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप एरिया जो है वो कम निकलेगा, डेट से उसके एनर्जी लॉसेस भी कम से कम निकलेंगे। लास्ट फार्मूला है ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का। पॉसिबल है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, डेट से फार्मूला लिख दिया है। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर जो है वो बराबर होगी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय द पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय द 100। दैट्स व्हाई ये हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी यहां से। इन फार्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर कौन सा डिस्कस किया गया, स्टेप डाउन, इज 10:1। अब देखें हम जब भी टर्न्स रेशियो लिखते हैं तो वो NS/NP है। डेट से अगर हम ब्लाइंडली यहां पर 10/1 कर दें तो इसका मतलब हुआ सेकेंडरी के टर्न ज्यादा हैं, प्राइमरी के टर्न कम हुए। दिस मींस दैट सेकेंडरी का वोल्टेज भी ज्यादा होगा, प्राइमरी का वोल्टेज कम निकलेगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो नहीं हुआ। तो यही कीवर्ड था इसमें। डेट से ये अच्छी तरह से सोच समझकर इसकी टर्न्स रेशियो लिखनी है। ये हमने गलत लिखा। डेट्स व्हाई इसकी टर्न रेशियो कैसे लिखी जाएगी, NS/NP इज इक्वल टू द 1/10। ये क्वेश्चन में स्टेप डाउन का वर्ड डिमांड कर रहा है कि हम टर्न रेशियो को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। क्विकली मैं बताता हूं, देखें अगर आपसे क्वेश्चन में ये दिया गया हो द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10:1, तो फिर बगैर सोचे समझे, हमें नहीं बताया गया कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन या स्टेप अप, हम 10:1 ही लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू NS/NP। कन्वेंशन इसी तरह से ही है। अगर इसी क्वेश्चन में होता द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो फिर भी हम यही लिखते NS/NP इज इक्वल टू द 10/1। लेकिन अगर क्वेश्चन है द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 10:1, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज NS/NP इज 1/10। मैंने इसी में 3 पैरामीटर्स बोले, ये तीनों पैरामीटर जरा ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन का डाटा लिखा करें। इफ प्राइमरी का करंट 40 एम्पेयर हो जाए और प्राइमरी की वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट हो, तो आपने कैलकुलेट करना है VS की वैल्यू क्या होगी। आपको बता दिया गया कि ट्रांसफार्मर हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द आइडियल ट्रांसफार्मर। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अगर हम यहां पर इसको डिस्कस करना चाहें तो VS/VP शुड बी इक्वल टू द NS/NP। दैट्स व्हाई VS हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, VP गिवन है 440, ये रेशियो 1:10 है। दिस मीन्स दैट VS की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, 440/10, दैट इज द 44 वोल्ट। तो डेट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। इसमें एक और पॉइंट भी याद रखिएगा, बात का क्वेश्चन में थोड़ी चेंज इस तरह से भी कर दी जाती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट,
बट ये वोल्टेज हमने किसी भी सेल की मदद से अप्लाई की गई है। कोई भी सेल का नाम, किसी भी बैटरी का नाम बोला जा सकता है। सेल और बैटरी आपको पता है डायरेक्ट करंट सोर्सेज होते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी के लिए अप्लाई नहीं होता। जब हम प्राइमरी पर डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास चेंज इन फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ कपल भी नहीं होगा। दैट्स है, इस सूरत में हमारे पास Vs का आंसर जो होगा वो 0 वोल्ट निकलेगा। हमें किसी कैलकुलेशन को यूज नहीं करना। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया हो कि हमने यहां पर सेल या बैटरी यूज की गई है जिसका वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी आपको गिवन हो, तो हम Vs को फौरी तौर पर 0 वोल्ट की ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे लेक्चर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप स्टेप की प्रैक्टिस वर्कशीट को डिस्कस कर सकते हैं जी। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।